वेलकम बैक डियर ऑल एस्पिरेंट्स। हम देख रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसका पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। तो पुनः स्मरण के लिए 1.1 चित्र ये है। यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस दी गई हैं। कल हमने ब्रांचेस देखी थी। अध्ययन करें। इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर्शृंग विषय है, मतलब कि केंद्र बिंदु है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं: विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक दो तरीके के इसमें उपागम भूगोल के होते हैं। यहाँ पर स्पष्टतः बताया गया है। ठीक, जिसे हम सिस्टमेटिक एंड रीजनल आप इसे कह सकते हैं। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने 1769 टू 1859 द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने 1779 टू 1859 द्वारा किया गया। विषय वस्तु उपागम में एक तत्व का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवत-रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैत द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद, तो द्वैतवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम द्वैतवाद किस तरीके से काम करता है ज्योग्राफी में ये भी देखेंगे। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है। वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। तो मानव भूगोल भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है, वो हम देखेंगे आगे को। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है ना, क्रमबद्ध आधार पर या सब्जेक्टिव अप्रोच। पहला है इसमें भौतिक भूगोल, हम बोल सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। और भौतिक भूगोल के जो सब ब्रांचेज हैं उसमें आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला है इसमें जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। अगला है इसमें जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, तथा उसका मापन
उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भूगोल की शाखाएं जो यहाँ पर दी गई हैं क्रमबद्ध उपागम पर आधारित। भौतिक भूगोल, सिद्धांत या दर्शन आधारित भूगोल, विधि एवं तकनीक और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल सिद्धांत एवं दर्शन आधारित भौगोलिक चिंतन है। मानव पारिस्थितिकी व भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया है। और विधि एवं तकनीक में मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीक, भू संरचना, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, ठीक है ना। अंतरापृष्ठ जीव भूगोल यहाँ पर आप देख सकते हैं। भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप विज्ञान, प्राणी पारिस्थितिकी, पर्यावरण। और नेक्स्ट इसमें है आपका मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आ रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ग्रामीण, नगरीय, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, औद्योगिक, व्यापार एवं परिवहन और सेवाएं। तो ये क्या है, मानव भूगोल के अंग हैं। और ये भौतिक भूगोल के अंग हमने नीचे यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मृदा भूगोल। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल सामाजिक सांस्कृतिक, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, डायनामिज्म एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। अगला है ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यह अध्ययन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। अगला है राजनीतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या की राजनीति व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। तो ये हो गया आपका राजनीतिक भूगोल। तो राजनीति के बारे में आप बताएगा। अगला है जीव भूगोल। ठीक, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अद्भुत अभ्युदय अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। पहली है इसमें जीव भूगोल। इसमें पशु एवं पशु एवं उनके निवास स्थान या निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है इसमें वनस्पति भूगोल। ठीक, इसे हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम ज्योग्राफी भी इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र हैबिटेट में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। अगला है पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक, इसमें आपका आता है, इनमें प्रजातियों के निवास स्थान क्षेत्रों वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इन सब के बारे में इसमें
जानकारी लिया जाती है। अच्छा, वनस्पति भूगोल को आप कह सकते हैं इसमें, प्लांट ज्योग्राफी आप इसे कह सकते हैं। जीव भूगोल जो है आपका बायोज्योग्राफी का ही एक हिस्सा है, और यहाँ पर जो ये जू ज्योग्राफी आप इसे रख सकते हैं। ठीक। चलिए, अगला है पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु इन शाखाओं का विकास हुआ है। अगला है इसमें प्रादेशिक भूगोल पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो इसमें आप देखेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। ठीक है ना, तो रीजनल अप्रोच के आधार पर पहला है वृहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा है ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचन विश्लेषण दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए अभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ हैं। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पे। अब अगला है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो इसमें हम देख सकते हैं रीजनल अप्रोच के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना में देश, ग्रामीण योजना, शहरी योजना। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर हैं। ठीक। पहला है क दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर, प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। दूसरा है विधि तंत्र एवं तकनीक। ठीक। विधि तंत्र एवं टेक्निक। तीसरा है सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र। अगला इसमें परिमाणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक। अगला है क्षेत्र सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट है भू संरचना विज्ञान तकनीक, जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाए एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नई विधि तंत्र एवं तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्र तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचना देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोल दिया है। वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप यह तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य एक, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उसमें जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि जो नई टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे आ चुकी है ज्योग्राफी में, जीपीएस हो, जीआईएस हो, आरएस हो, ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये ज्योग्राफी में रेवोल्यूशन की तरह काम कर रही है। ठीक है ना, तो उस आधार पे अभी आप इसे देख सकते हैं। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। अब भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी और इसका इंपॉर्टेंस हम देख लेंगे।
चलिए, पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू-आकृतियाँ, प्रवाह, उच्च आवाज, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि, जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबद्ध तत्व, जैव मंडल, जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचालन एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विक के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू-आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत चरागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, शस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकास की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे वातानुकूलन, वायुशीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली की गति को प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडारण समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। तो रिसोर्सेज के बारे में ज्यादातर बात की जा रही है इसमें। भारत के समुद्री पत्तन में मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली गई है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थानीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति एवं भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतएव सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान निरंतरता आवश्यक है। भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो भौतिक और मानव भूगोल दोनों यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का कोरिलेशन है मानव जीवन की गतिविधियों में। ठीक है ना? ठीक है। अब भूगोल क्या है? व्हाट इज ज्योग्राफी? यहाँ पर एक डेफिनेशन वगैरह दी गई है कुछ विशेष, इसे हम देख लेते हैं एक बार। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है? धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना है। ठीक, इसको आप कह सकते हैं ज्योग्राफी इज अ
connected with description and explanation of the area, ठीक, area differentiation of the earth surface, ठीक, रिचर्ड हार्टसॉन का स्टेटमेंट है ये। अगला है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है अल्फ्रेड हैटनर। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक। ज्योग्राफी एज स्टडीज the differentiations of phenomena usually related in different parts of the earth's surface। तो ये अल्फ्रेड हैटनर का स्टेटमेंट है। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन या भूगोल एक विषय के रूप में ये पहला अध्याय था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का। तो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, ये सारा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद हम जो अगला चैप्टर इसमें देखेंगे, भूगोल एक विषय के रूप में हम देख चुके हैं, तो वो हम कल देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए वीडियो कैसा आपको लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।